गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एसिड अटैक्स इन इंडिया। सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने जो है फ्लिपकार्ट से जवाब मांगा है कि कैसे उन्होंने सेल ऑफ एसिड जो है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अलाउ किया। तो आपको पता है कि सेल ऑफ एसिड जो है उसको रेगुलेटेड सेल होती है उसको आप ओपनली नहीं बेच सकते हो। तो फ्लिपकार्ट से जवाब मांगा गया है कि कैसे ये ई कॉमर्स पोर्टल जो है फ्लिपकार्ट इन्होंने अलाउ किया, जिसका यूज़ करते हुए एक 17 साल की लड़की के ऊपर एसिड अटैक हुआ है दिल्ली में। ठीक है। तो सीसीपीए जो है उन्होंने इंटरवेंशन की है और सीसीपीए के पास ये पावर्स हैं कि इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकें अगर कंज्यूमर राइट्स या फिर कोई कंप्लेंट आ रही है ऐसी। तो और अगर अनसेफ गुड्स या सर्विसेज जो हैं वो बेचे जा रहे हैं तो उसकी रिकॉल का ऑर्डर करना, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है तो उसको डिसकंटिन्यू करने का ऑर्डर देना, पेनल्टीज इंपोज करना, ये सारे पावर्स जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के थ्रू जो है मिली हुई हैं। अब अगर हम अपने टॉपिक को डायरेक्टली देखें तो एसिड अटैक्स जो है इंडिया में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक लगभग 14 केसेस आते हैं हर महीने। 2021 का ये आंकड़ा है। अब लेकिन वो भी ऐसे केसेस भी हैं जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है और विमेन जो है उनको प्रेशर होता है कि वो ये एसिड अटैक जो है उसको रिपोर्ट ना करें, है ना। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं रादर जिसमें कि जो है रिपोर्टिंग भी नहीं हो पाती है। तो अभी एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस कंट्री में क्या है? तो ऑफ कोर्स ओवर द काउंटर्स एसिड सेल्स तो बैन की गई है 2013 से, जिसमें कहा गया है कि अगर तो जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं हो पॉइजन एक्ट एंड 1919 के अंडर, तब तक जो है आप उसको बेच नहीं सकते हो और आपको लॉग और रजिस्टर बना के रखना पड़ेगा कि किसको आप एसिड बेच रहे हो। ठीक है। तो ये लक्ष्मी अग्रवाल का केस था 2013 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस इशू की जिसमें लाइसेंसिंग को मैंडेटरी कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जो एसिड को खरीद रहा है उसको भी अपना आईडी कार्ड देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि वो क्यों खरीद रहा है। और कोई भी 18 साल से नीचे के किसी भी जो है पर्सन को एसिड नहीं बेचा जा सकता। अब अगर हम पहले का केस देखें तो 2013 से पहले क्या होता था कि कोई सेपरेट लेजिस्लेशन नहीं था। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 जब लाया गया उसके बाद जो है एसिड एक्ट जो रिकॉग्नाइज किया गया। उससे पहले तो सिर्फ सेक्शन 320 के अंडर है हम जो है पर्सन को प्रोसिक्यूट करते थे। लेकिन जब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया तो हमने सेक्शन 326A और 326B को आईपीसी में जो है वो डाला। और उसके बाद ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली, अगर हम देखें जो जुलाई 2022 में, ये कहा है कि सेक्शन 326A जो है वो तब भी लागू होगा चाहे जो है एसिड अटैक से सर्वाइवर के ऊपर कोई हार्म ना हुआ हो या कोई ग्रीवस इंजरी ना हुआ हो। ठीक है। मतलब किसी ने एसिड अटैक तो फेंका, उसने इंटेंशन तो ये थी ना कि वो ग्रीवस इंजरी करे, चाहे वो नहीं हुई लेकिन फिर भी जो है उसके ऊपर जो है सेक्शन 326A जो है वो लगेगा। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है जो विक्टिम्स हैं उनको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और मिनिमम कंपनसेशन 3 लाख रुपए तक की मिलनी चाहिए। और जो पर्सन जिसने किया है उसको कम से कम 10 साल की जेल या फिर लाइफ टर्म भी मिल सकती है और लगभग 10 लाख का जो है वो फाइन भी लग सकता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो ये गवर्नेंस के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं चाहिए जो है किसी पर्सन के ब्राइब एक्सेप्ट करते हुए। अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी मिल रहा है तो भी जो है पर्सन को, पब्लिक सर्वेंट को, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जो है अरेस्ट किया जा सकता है या उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है। 2019 में डिवीजन बेंच जो है आपका की जो है रेफरेंस पे लार्जर बेंच ने जो डिसाइड किया और 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसी के ऊपर जो है जजमेंट दी है नवंबर 23 को। और इसमें कहा गया है कि डायरेक्ट एविडेंस की ज़रूरत नहीं है कि ब्राइब ली जा रही है या फिर मांगी गई है। अगर आपके पास सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी आ जाता है तो भी जो है उसके ऊपर जो है पीसीए के अंदर जो है पब्लिक सर्वेंट को कन्विक्ट किया जा सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये भी कह रही है कि कभी कभी ऐसा भी केस होता है ना, आपने बॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा होगा कि जिसने कंप्लेंट किया वो बाद में मुकर जाता है क्योंकि उसके ऊपर कुछ प्रेशर है, उसके घर वालों को किडनैप कर लिया जाता है। तो ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जिसमें कंप्लेनेंट जो है वो हॉस्टाइल हो जाता है और अपनी स्टेटमेंट से बैक ट्रैक कर देता है। तो उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम बाकी विटनेसेस को जो है यूज़ कर सकते हैं टू प्रूव द गिल्ट। ठीक है। तो पीसीए को जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट से। अब पीसीए है क्या? 1988 में ये इन्फोर्स हुआ। एंटी करप्शन लॉज जो हैं उनको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इस लॉ को लाया गया। इसके अगर हम फीचर्स देखें तो इसने पब्लिक ड्यूटी और पब्लिक सर्वेंट जैसी डेफिनेशन को एनलार्ज कर दिया। और जो
प्रोसिक्यूशन जो 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 बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन से हटाकर अक्यूज्ड जिस पर्सन के ऊपर जो है चार्जेस लगाए जा रहे हैं कि इसने मुझसे जो है जिसने जो है करप्शन किया है, उसको खुद को ही प्रूव करना पड़ता है कि मैंने करप्शन नहीं किया। ठीक है, तो एक तरह से बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ है। अब इसमें कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो कम से कम डीएसपी लेवल का जो है पुलिस ऑफिसर ही करेगा, और करप्ट एक्ट्स लाइक ब्राइब, मिस अप्रोप्रिएशन, ऑब्टेनिंग अ पेक्यूनियरी एडवांटेज, ये सब जो है इसमें कवर किए गए हैं। अब 2018 में इसकी अमेंडमेंट की गई। 26 जुलाई 2018 में इसकी अमेंडमेंट हुई। और इसको क्यों अमेंडमेंट किया गया? क्योंकि इंडिया ने 2011 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को साइन किया था, रेटिफाई किया उसको 2011 में। तो उसके बेसिस पर हमको अमेंडमेंट करनी पड़ी। अब इसमें अनड्यू एडवांटेज की भी डेफिनेशन डाली गई। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ पैसे ही लिए हों, कोई और तरह से आपने कोई जो है फेवर भी मांगा हो सकता है ना? तो पब्लिक सर्वेंट को किसी तरह के भी अनड्यू एडवांटेज जो है किसी भी पर्सन से लेने की इजाज़त नहीं है, वो भी एक ऑफेंस है। फिर अगर कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा कोई ऑफेंस करती हैं करप्शन का, तो उनको जो है उन वो भी पनिशेबल हो जाता है। उन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी, कोई कंपनी हो सकती है ना कि वो कोई प्रोजेक्ट चाह रही हो, उसके लिए वो कुछ ब्यूरोक्रेट्स को या कुछ पॉलिटिशियंस को पैसा खिला दें, तो उस केस में जो है उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। पहले होता था कि इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब प्रोसिक्यूशन करना होता था, तब जो है सर्विंग पब्लिक जो है पब्लिक ऑफिशियल्स को के अगेंस्ट जो है वो परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब ये प्रोटेक्शन जो है इन्वेस्टिगेशन होने से पहले भी जो है वो लेनी पड़ती है। ठीक है, सो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के भी प्रोविजंस डाल दिए गए। मतलब आपके पीएमएलए के अंदर या क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के अंदर जो है 1944 के अंदर जो है आपकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है, जो अगर आपने किसी पब्लिक ऑफिशियल ने जो है वो इलीगल तरीके से कमाई है। तो अब इसमें पनिशमेंट को भी एनहेंस कर दिया गया। जो 6 महीने से 3 साल की पनिशमेंट थी, उसको 5 साल से 7 साल तक की पनिशमेंट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, गोंड कम्युनिटी। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा जो है रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया गया है, और इसमें एसटी स्टेटस मिला है गोंड कम्युनिटी को 4 डिस्ट्रिक्ट्स में यूपी के। ठीक है, अब ये एसटी स्टेटस कैसे मिलता है? आर्टिकल 342 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर के साथ कंसल्ट करके नोटिफाई कर सकता है एसटीज़ को, बट ये इतना आसान नहीं है, उसके लिए पार्लियामेंट का लॉ की ज़रूरत होती है। तो क्या प्रोसेस होता है ये भी देख लेते हैं। तो शुरुआत होती है स्टेट या फिर यूटी लेवल पर। जो कंसर्न्ड गवर्नमेंट है वो यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को प्रपोजल भेजती है। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को कहती है। फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बाद जो है वो फाइल जो समझ लो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के पास जाती है। वो फिर एग्जामिन करते हैं कि क्या सच में एसटी टैग देने की ज़रूरत है, और उसके बाद वो फिर अगर ज़रूरत होती है तो वो यूनियन गवर्नमेंट को वापस भेज देते हैं। फिर यूनियन गवर्नमेंट जो है सारे इंटर मिनिस्टेरियल डेलिब्रेशंस के बाद कैबिनेट में इस प्रपोज़ल को पेश करती है, और जब वहाँ से जो है अप्रूवल मिल जाता है, फिर उसको पार्लियामेंट से पास कराया जाता है। जब पार्लियामेंट पास कर देती है, फिर जब प्रेसिडेंट असेंट दे देते हैं, तब जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एसटीज ऑर्डर जो है वो अमेंड होता है, और उस पर्टिकुलर ट्राइब को जो है वो स्टेटस मिल जाता है। अब क्या क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पर जो है गवर्नमेंट्स डिसाइड करती हैं कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है एसटी स्टेटस मिलना चाहिए? इथोलॉजिकल ट्रेट्स, ट्रेडिशनल करेक्टरिस्टिक्स, डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होनी चाहिए, बैकवर्डनेस होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल कर रहे हैं, तो उनको जो है ये एसटी का स्टेटस मिल सकता है। अब अगर हम देखें तो सेंसस के मुताबिक, सेंसस 2011 के मुताबिक लगभग 6% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो एसटीज है। ठीक है, और गोंड या कोयटूर पीपल कौन है? ये हैं आपके द्रविडियन एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप के लोग, जो कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में जो है वो स्प्रेड है। और 2011 के सेंसस के मुताबिक ये लगभग 2.98 मिलियन, लगभग 30 लाख जो है वो जो है गोंडी पीपल जो है एग्जिस्ट करते हैं।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूथ कोलैब। ये आपके साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ एडिशन ऑफ यूथ कोलैब जो है वो अभी लॉन्च किया गया है। ये यूएनडीपी इंडिया का जो है एक इनिशिएटिव है, 2019 में लॉन्च किया गया था नीति आयोग के साथ मिलकर। अब इसमें जो है एक्चुअल में इसको 2017 में यूएनडीपी और सिटी फाउंडेशन ने जो है वो लॉन्च किया था ग्लोबल लेवल पर, और 2019 में इसको इंडिया में लाया गया। एक तरह से ये मल्टी डायमेंशनल और मल्टी लेवल रिस्पॉन्स देना चाहता है जो भी चैलेंजेस यंग पीपल फेस कर रहे हैं, और यूथ को इसमें फोर फ्रंट पर रखा जाता है। लगभग 28 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब इस यूथ कोलैब के ही थ्रू लगभग 30 अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को जो है सपोर्ट किया जाएगा, और उनको जो है सीड ग्रांट दी जाएगी ताकि वो अपने स्टार्टअप को स्केल अप कर सकें। ठीक है, कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें यूथ कोलैब जो है वो फंक्शन करने वाला है? डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, फिनटेक सॉल्यूशंस, बायोडाइवर्सिटी फ्रेंडली लाइफस्टाइल्स, फिर सर्कुलर इकोनॉमी और लाइफ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कंसेप्ट दिया है उसके ऊपर भी जो है जो स्टार्टअप्स वर्क कर रहे हैं उनको सीड फंडिंग मिल सकेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलिंग इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश। ये आपके इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ निकाली है जिसमें कहा है कि बांग्लादेश जो है उनको इकोनॉमिक असिस्टेंस मिलेगी 4.5 बिलियन डॉलर की फ्रॉम आईएमएफ। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश में क्राइसिस हो क्यों रहा है। तो अब आपको याद होगा कि कोविड के टाइम पर इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश तो ग्रो हो रही थी रादर देन स्लोइंग डाउन, है ना। लेकिन जब रशिया की वॉर यूक्रेन में शुरू हुई तब उनका करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन होना शुरू हुआ। क्यों हुआ ये भी देख लेते हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, उससे उनका करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो डेफिसिट में जाने लगा। क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी ह्यूजली डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट अर्निंग्स पे। तो हुआ क्या कि जब जो है रशिया के जो है यूक्रेन वॉर की वजह से जो है वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में स्लो डाउन आया, तो उसकी वजह से जो है बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स की अर्निंग भी कम हो गई। फिर उसके वजह से जो है यूएस डॉलर जो है जब वो इंक्रीज़ होने लगा, उसका अप्रिशिएट होने लगा पूरे वर्ल्ड वाइड सारी करेंसीज के मुताबिक, तो बांग्लादेश की करेंसी डेप्रिशिएट होने लगी। इससे और ज़्यादा प्रेशर पड़ गया बांग्लादेश की इकोनॉमी पे। बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी डिप्लीट होने लगे। तो आईएमएफ जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उनको हेल्प करेंगे, 4.5 बिलियन डॉलर का सपोर्ट होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। उनको एडिशनल फिस्कल स्पेस तो मिलेगी, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मेजर्स भी आईएमएफ बताएगा। कैसे फाइनेंशियल सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है ये भी आईएमएफ बताएगा। कैसे ग्रोथ को बूस्ट करना है ये भी आईएमएफ बताएगा, और एक इंस्टीट्यूशंस को कैसे स्ट्रेंथन करना है ये भी आईएमएफ बताएगा। अब बेसिकली ये 1991 वाला मूवमेंट है जब इंडिया को भी आईएमएफ जो है ने जब असिस्टेंस तो दी थी, लेकिन सारा पॉलिसी डिसीजंस जो है वो आईएमएफ को लेने पड़े थे। ठीक है, जो हम अनफेयरली क्रेडिट करते हैं हम उस टाइम पर जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, दैट्स एन अनफेयर क्रेडिट। उसमें उनसे ज़्यादा उनका ऑफ कोर्स पॉलिटिकल लेवल पर ये रोल हो सकता है कि आईएमएफ की डिसीजंस को गो अहेड देना, मतलब कि उस पॉलिटिकल हीट को जो है, क्योंकि आईएमएफ जब जिस तरह की कंडीशंस रखता है उसको हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इंडिया में एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन ऑफ कोर्स उस टाइम पर इंडिया की मजबूरी थी, वो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो इसलिए उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। तो जो भी उस टाइम पर पॉलिसीज़ बनी है इंडिया के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को, वो एक्चुअल में आईएमएफ ने ही बनाई है। ठीक है, उस टाइम पर नरसिम्हा राव जी सॉरी जो चंद्रशेखर जी के बाद फिर जो नरसिम्हा राव जी ने आकर उस पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया और रिफ़ाइन किया, तो एक तरह से जो अनड्यू क्रेडिट मिलता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, दैट इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, क्योंकि वो सारी जो कंडीशंस जो जो भी रिफॉर्म्स आए थे वो आईएमएफ द्वारा जो है वो लाए गए थे। एनीवेज, अब इम्पैक्ट ऑन इंडिया भी देख लेते हैं। तो इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ, ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट क्या होगा। चाइना और इंडिया के बीच में जो राइवलरी चल रही है इस एरिया में वो और ज़्यादा जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तरह से एक जो है दोनों कंट्रीज़ अपनी स्ट्रेटजिक लीवरेज को बढ़ाना चाहेंगे अपने इस बांग्लादेश में, है ना। फिर जो अपार्ट फ्रॉम इंडिया और चाइना और भी जो है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ यूएस वगैरह भी जो हैं वो भी इस एरिया में एंटर करने की कोशिश करेंगे थ्रू वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग आईएमएफ, है ना। फिर जब इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब होगी तो फर्टाइल ग्राउंड बन जाएगा बांग्लादेश टेररिज्म के लिए। तो इंडिया की जियोपॉलिटिकल वोज तो होंगे, बल्कि आसपास में वायलेंस भी बढ़ जाएगा और चाइनीज़ इनग्रेस हो जाएगी, तो इंडिया के लिए ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विजय दिवस। ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपकी सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो नेशन जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है विजय दिवस 16 दिसंबर को। इस दिन क्या हुआ था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो है वो कमेमोरेट हुई थी।
एक तरह से कंक्लूड हुई थी। और जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी जो है उन्होंने 93,000 ट्रूप्स के साथ इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया था। इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी जो है वो अलाइड फोर्सेस बन के उन्होंने जो है वो ये वॉर लड़ी थी। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी जो है वो ढाका में उन्होंने यह पाकिस्तान की आर्मी को डिफीट दिया था लिबरेशन वॉर में। और एक न्यू कंट्री इमर्ज होकर आई थी जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश में इस दिन को विजय दिवस भी मनाया जाता है। और ये जो 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर इंडिया ने रखे थे, ये शिमला एग्रीमेंट में 1972 में इनको रिलीज़ कर दिया गया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। ये आपके जो है इकोनॉमी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो है इन्वायरमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति जो है उन्होंने 7th एडिशन ऑफ इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट जो है वो इनाग्रेट किया है। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? नीति आयोग ऑर्गेनाइज करता है। और इसमें जो है सारे कंट्री के एक्सपर्ट्स और अब्रॉड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिस्कस करते हैं कि कैसे स्मॉल रिवर्स को जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है लार्ज रिवर बेसिन्स में। ठीक है, तो इसका थीम यहाँ पर दिया गया, रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन। और इसमें इवन जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिवर रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन प्रोग्राम्स के लिए, उनको भी जो है एक स्पेशल ट्रैक मिल जाता है, ये फोरम मिल जाता है। और एक तरह से बहुत सारी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कंपनीज़ जो अराउंड द वर्ल्ड काम कर रही है, उनको अपने सॉल्यूशंस दिखाने का जो है एक मौका मिलता है इस समिट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, डोकलाम। डोकलाम आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना ने एक रोपवे बना लिया है तोरसा नाला के पास, जो कि डोकलाम के पास सिचुएटेड है। तो डोकलाम क्या है? एक पॉइंट है जो कि ट्राई जंक्शन ऑफ बिटवीन इंडिया, भूटान और चाइना पर सिचुएटेड है। चुम्बी वैली के ऑफ तिब्बत, भूटान की हा वैली और सिक्किम के पास ये एरिया लोकेटेड है। डोकलाम जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत ही स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है, तो एक तरह से हमारा वल्नरेबल पॉइंट है इंडिया का। ठीक है, तो एरियाज ऑफ डिफरिंग परसेप्शन कहा जाता है कि डोकलाम भी एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शंस में आता है। बेसिकली ऐसे एरियाज जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, और या फिर हर कंट्री उसको अपने अपनी नज़र से देखती है। इंडिया समझता है कि वो हमारा एरिया है, नॉट नॉट डोकलाम, कोई भी एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन जो एरिया को इंडिया सोचता है कि हमारा एरिया, चाइना सोचता है हमारा एरिया है। ठीक है, तो वहाँ पर वो एरिया डिस्प्यूटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि डिफरिंग परसेप्शंस हैं। फिर जैसे ईस्टर्न लद्दाख है, वहाँ पर ट्रिग हाइट्स का एरिया, जो ड्रीम चौक का जो एरिया है, वो म्यूचुअली एग्रीड डिस्प्यूटेड एरिया है। और लगभग 10 ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पर डिफरिंग परसेप्शंस हैं। दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो अपना अपना क्लेम रखती हैं वहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही अभी हमने कल पढ़ा था यांग से, जो तवांग में सिचुएटेड है, वो भी कहा जाता है कि एक मेजर फ्रिक्शन पॉइंट्स है ईस्टर्न सेक्टर में। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So, acid attacks in India. So, this topic is important for your social issues. So, Central Consumer Protection Authority has recently sought explanation from e-commerce player Flipkart regarding the sale of acid on its online platform. You know that sale of acid is strictly regulated. You cannot just sell it over the counter, and that's why, because Flipkart was involved in selling such acid on its platform, which was used to by the of course accused to attack a 17-year-old girl in Delhi. That's why the questions have been asked from Flipkart. So Central Consumer Protection Authority has been empowered under the Consumer Protection Act 2019 to conduct such investigations, order recall of unsafe goods and services, order discontinuation of any unfair trade practices or even misleading in advertisements. Also, it can impose the penalties on such manufacturers or endorsers or publishers of misleading advertisements. So, what is the status of acid attacks in India? So, as per NCRB data, 14 cases of acid attacks were reported per month across the country in 2021. But of course, there are certain cases which have not been reported, like the cases in which acid attacks happened as part of domestic violence and women were pressurized to not report it. Okay, so
What are the existing regulations to control acid attack in India? So, of course, the over-the-counter sale in of acid has been banned in India since 2013, after the Lakshmi Agarwal's case of 2013, when Supreme Court made it mandatory that one should obtain the license under Poison Act of 1919 before selling acid. Also, they are prohibited to sell acid unless they are maintaining a log or register regarding the sale of that acid. Also, they have to contain the address of the person to whom they have sold that acid. Also, apart from that, even the buyers have the responsibility. They have to provide an ID card to buy that buy acid, and they have to disclose the reason why they're buying it. Okay. And also, there is a provision that acid cannot be sold to anyone below the age of 18 years. Those who are violating these rules need to pay a fine of 50,000 rupees. uh, Before 2013, when this Criminal Law Amendment Act was passed, there was no separate legislation. We were dealing with this matter under Section 320 of IPC. But after 2013 Amendment Act was passed, Section 326A and 326B were made to as part in of IPC to deal with acid tax. Recently, in July 2022, Allahabad High Court has said that a person can be charged under 326A IPC even if no grievous hurt has been caused to the acid attack victim. So it means that even if the victim has not suffered injuries, but your intention was to create such injuries, that's why you can be charged under Section 326A of IPC. Also, grievous there is provision for relief to acid attack victim. In 2013, Supreme Court said that victims should receive free medical treatment and a minimum compensation of 3 lakh rupees. Also, there is a provision in which the person shall be punished with a minimum 10 years in jail to a life term and a fine up to 10 lakh rupees, whosoever is charged under 326A of IPC. So the next topic is Prevention of Corruption Act. This topic is important for your governance issues. So Supreme Court has ruled that even if there is no direct evidence of demand and acceptance of bribe, the court can charge a person if circumstantial evidence is available. So background is that in 2019 a reference was made by a division bench to a larger bench regarding this particular case, that if there is no direct evidence, can we implicate a person under the Prevention of Corruption Act? So the 5-judge bench of Supreme Court has reserved the judgment on November 23, and they have said that direct evidence of demand or acceptance of bribe is not necessary. Even if there is circumstantial evidence, then the public servant can be convicted under this particular act. So what is this Supreme Court judgment? Of course, you may have seen in Bollywood movies also that whenever certain people make accusations against a public servant regarding corruption, of course after that their family gets kidnapped, or there is undue pressure on them to withdraw from the complaint or even backtrack on their statements in the court. So even in that case, the Supreme Court bench has said that if such a thing happens, then we would rely on statement of other witnesses to prove guilt. So the Supreme Court has tightened the screw over the public servants with respect to Prevention of Corruption Act. What is this act now? So this act came into power in 1988, which was aimed to make anti-corruption laws more effective. It has enlarged the scope of public duty and public servant-like definitions. It has shifted the most important thing is that it has shifted the burden of proof from the prosecution to the accused. If you are accused of taking bribe, then you have to prove it in the court that I have not done this. Okay, so burden of proof lies upon you as a public servant, not to the person who's making a case. Okay, so investigation has to be done by an officer who is not below the rank of DSP. As the act covers corrupt acts like bribe, misappropriation, obtaining a pecuniary advantage, etc. So what is Prevention of Corruption Amendment Act of 2018? So actually this amendment act was passed in 2018 because India signed this United Nations Convention Against Corruption in 2005, but it ratified it in 2011. So after this ratification, it became necessary to incorporate these provisions under our PCA legislation. So for that, we defined undue advantage. Apart from having
exchanging any monetary or apart from making any monetary exchange, there could be other exchanges also. So even the public servants have been if they are charged with taking any undue advantage to a person, then also it is specifically punishable offense. Offering of bribes by certain commercial organizations to gain a project or any particular favor, in that case such commercial organizations shall also be punishable. uh, any sanction earlier, of course, PCA required prior sanction of the government for prosecution of serving public officials, but now this protection has been given to uh, this protection of requirement of prior approval has been given to the investigation stage, okay, which is of course prior to prosecution. So if there is also a provision in case you have acquired certain properties using bribe or certain illegal funds, then of course there is provision for attachment of property under PMLA and criminal law amendment ordinance. The punishment has also been enhanced, which was earlier 6 months to 3 years. Now the punishment has enhanced to 5 years to 7 years. So the next topic is Gond community. This topic is important for your social issues. Rajya Sabha has recently passed the Constitution Scheduled Caste and Scheduled Tribes Order Bill 2022, which gives ST status to Gond community members in 4 districts of Uttar Pradesh. So what is the process of granting ST tag in India? Under Article 342 of the Constitution, President may consult the governor of that particular area, or of that particular state or UT, to notify the STs in relation to that state or UT, and Parliament will have to pass a law to include, or in case of exclusion also a law would be required. Then what is the process? What is the entire process? At the state or UT level, the concerned state government would seek the addition or exclusion of a particular community from SC/ST list. Then this proposal would be sent to Union Ministry of Tribal Affairs, which would send it to Registrar General of India after examination. After approval from Registrar General of India, the proposal is then made to National Commission for Scheduled Tribes, which would then of course examine it again. And after examination, if it is found valid, then this proposal is sent back to Union Government, which later introduces it to the Cabinet after interministerial deliberations. And after the approval of the Cabinet, the bill is passed from the Parliament, and then when President gives assent to that bill, then only the Constitution ST's order gets amended. Okay. So you can see that process is very long. It is a very cumbersome process. So what is the criteria to begin this process? So the government or any body that is examining this proposal will have to see if this particular community is having any ethnological traits, traditional characteristics, distinctive culture, geographical isolation, or even backwardness. And only after these criteria are fulfilled, then any change can be established. So how many STs are there? Almost 6% of the Indian population is constitutes of scheduled tribes, and the Gondi or Gond or Koitur people, they are Dravidian ethno-linguistic group. They are spread across Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana, Chhattisgarh, Maharashtra, Bihar, Odisha, and Uttar Pradesh, and almost 3 million people or 3 million Gondi people live in India as per Census of India 2011. So the next topic is Youth Collab. This topic is important for your social issues. So fifth edition of Youth Collab was recently launched, and it is an initiative which was launched by UNDP India in partnership with Niti Aayog in 2019. At the global level, this initiative was created by UNDP in partnership with City Foundation in 2017, and the aim is to give a multidimensional, multi-level response to tackle the challenges that young people face by positioning the youth at the forefront of finding solutions to the sustainable development goals. So this program is being implemented in almost 28 countries and territories, and 30 early age startups are supported under this program, and they are given seed funding to scale up their startup if they are focusing upon these thematic areas. If they are working in digital and financial literacy, gender equality and women empowerment, fintech solutions, biodiversity friendly lifestyles, circular economy, or even life, that is lifestyle for environment, which is a concept given by Prime Minister Modi.
So the next topic is ailing economy of Bangladesh. This topic is important for both your economy and your international relations. So International Monetary Fund has given a press release whereby they have confirmed that Bangladesh will be receiving an economic assistance worth $4.5 billion from the institution. So you know that during COVID pandemic, economy of Bangladesh was actually growing, but the problem started later when Russia's war in Ukraine started. It led to a sharp widening of current account deficit of Bangladesh. Why? Because crude oil became very costly. So their current account balance started going into deep deficit because Bangladesh economy was hugely dependent on export earnings. There was slowdown in Western economies, so of course their exports got hit. So it also led to further deterioration of economic situation. Later on, when the U.S. Federal Reserve started tightening its monetary policy, it led to U.S. Dollar appreciating, and this led to Bangladesh currency depreciating, which further aggravated the inflationary spiral in the country. And the Bangladesh foreign exchange reserves also started getting depleted, and now the situation is such that IMF has agreed that they will be giving $4.5 billion support to Bangladesh, but of course there will be certain conditions. Of course they will have to create additional fiscal space, they'll have to contain inflation, they will have to strengthen the financial sector, boost their growth potential, and strengthen their institutions. So basically IMF money is not cost free, or they will impose certain costs or conditions. Only after that this support is given to any country, like it was done to India in 1991. What will be the impact of this situation to India? Of course, geopolitical rivalry between India and China in this area will increase in Bangladesh, because both would want to increase their strategic leverage in Bangladesh. It will also become a battleground for the strong economies like US or even Western countries who would try to use their leverage in the Western institutions, including in the IMF, to their advantage. Okay, so it will also become Bangladesh, because of this economic situation, will become a fertile ground for terrorism also. So that would be a major security threat to India also. Okay, so the next topic is Vijay Divas. This topic is important for your art and culture section and also your security section. So, country celebrates Vijay Divas on 16th of December to commemorate India's victory over Pakistan in Bangladesh Liberation War of 1971. So, you know that on this very day, there was an this Bangladesh got birth in 1971. That's why it is also observed as Bijoy Divas in Bangladesh. On this very day, General Amir Abdullah Khan Niazi surrendered along with 93,000 troops to the Indian Army and Mukti Bahini, and this entire effort was led by Lieutenant General Jagjit Singh Arora in Dhaka. And this 93,000 prisoners of war were released to Pakistan during Shimla Agreement in August 1972. So the next topic is India Water Impact Summit. This topic is important for your economy section. So Union Minister for Jal Shakti has recently inaugurated the 7th edition of India Water Impact Summit. It is being organized by Niti Aayog, and it is giving a platform to experts from the country and abroad to discuss ways how to protect the small rivers and large river basins, and even the global financial institutions and investors who are interested in river restoration and conservation programs would be given this special track to discuss this scenario. It will also provide opportunity to dozens of technology and innovation companies who are keen to bring their expertise to India to discuss their solutions and present their solutions with respect to river basins. So the next topic is Doklam. This topic is important for international relations and security both. So China has recently set up a ropeway near Torsa Nala near Doklam. You know that Doklam is situated at the tri-junction between India, Bhutan, and China. We also had this Doklam crisis in 2017. This area is surrounded by Chumbi Valley of Tibet, Bhutan's Ha Valley, and Sikkim. And Doklam is strategically located close to Siliguri corridor. And this corridor, which is also called the Chicken's Neck, is a vulnerable point of India because it connects in mainland India with its northeastern region.
So Doklam is also called one of the areas of dispute, or what is the meaning of areas of differing perceptions? It means that a particular area may be viewed by India as part of its territory. Similarly, that particular area could be viewed by China as part of its territory. So this is what we call areas of differing perceptions. So there are many such areas. There are many mutually agreed disputed areas also, and both sides patrol these areas up to their claim lines. Okay, in eastern Ladakh, there is Trig Heights and Demchok area, while there are also 10 areas of differing perceptions in this particular location. Similarly, Yangtze, that we discussed recently in Tawang, is also one of the major one of the eight major friction points in the eastern sector. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.